हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे। तो एग्जाम में हमसे तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सेकेंड कंडीशन में हमसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका ये पॉइंट पी इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। और थर्ड कंडीशन होगी जब हमारा जो पॉइंट पी है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड कहीं भी हो तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो वन बाय वन हम इन तीनों कंडीशनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस हमें दी गई है आर, और इस स्फेरिकल सेल पर हमारा जो चार्ज है वो है क्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि हमारे स्फेरिकल सेल के आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों, मान लेते हैं इस स्फेरिकल सेल के सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी पर स्थित हमारा कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों में एक रिलेशन स्टडी किया था। ये बराबर होता है माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इस इंटीग्रेशन में हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमारा जो कोई भी एक यूनिट चार्ज है वो कहाँ पर मौजूद था, इनफाइनाइट पर था। इस यूनिट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, आप कहेंगे इनफाइनाइट से इस आर दूरी तक मूव कर रहा है। ठीक है। और इस इनफाइनाइट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो इनफाइनाइट पर वैल्यू बराबर होती है जीरो के, तो यहाँ हम रखेंगे जीरो। और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, हम बोल देते हैं वी के बराबर होगा। तो हमारी जो लिमिट है वो जीरो से वी तक वेरी करेगी, और यहाँ अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करेगा इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो अपना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, तो हमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। तो जरा मुझे बताइए, हमारा जो ये पॉइंट पी है उसके ऊपर इस स्फेरिकल सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो आप कहेंगे हमारा जो डायरेक्शन है वो है इस तरफ। इसी प्रकार से हमारा जो आर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप कहेंगे भाई हमारा जो डी आर है वो भी इसी तरफ होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप कहेंगे थीटा है, उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए बी कोस थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी आर साथ में आएगा अपना कोस थीटा, और थीटा अपना है 0 डिग्री। तो कोस जीरो की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसे हम डायरेक्टली 1 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास में सिर्फ इतना सा ही हिस्सा रह गया जिसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए, हमारे पास में इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी v, एंड राइट साइड में देखिए माइनस। अब इस p पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे k q अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। साथ में अपना है डी आर। यहाँ पर देखिए अपना जो डी क्यू है वो तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसको हम ले जाते हैं बाहर। तो बाहर लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, v इक्वल टू माइनस के क्यू आर की पावर -2, साथ में आ गया अपना डी आर। अब ये देखिए, हमारा जो x की पावर n है उसका इंटीग्रेट करते हैं अपने dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। और यहाँ n की जगह क्या है, -2 है। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। जिसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन x के बराबर। तो यहाँ पर फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, -k∞, और साथ में आया अपना -1/x, जिसमें हम लिमिट रखते हैं कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक। तो यहाँ अपनी लिमिट पुट की अपनों ने इनफाइनाइट से आर, तो अपने पास फाइनली रिजल्ट क्या आया, देखिए -k∞, और यहाँ अपना आया -1/r, और यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे तो यहाँ वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ गई k∞/r। ये कहाँ है, जब अपना पॉइंट स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है, और स्फेरिकल सेल के आउटसाइड होगा उस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसमें सेंटर से हमारा जो पॉइंट पी की जो दूरी है वो स्फेरिकल सेल की रेडियस से ज्यादा है। अब दोस्तों, सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हमारा जो पॉइंट पी है इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर मौजूद हो, यानी कि यहाँ पर मौजूद हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि भाई इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को हम इस दूरी तक लेकर आते हैं, यानी कि स्फेरिकल सेल के सरफेस तक लेकर आते हैं।
तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dv, और अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पर तो रहेगा जीरो, और इस पॉइंट पर कितना है मान लेते हैं v है, ये बराबर किसके आएगा अपना माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर। और यहाँ पर अपना क्या रहेगा, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आप कहेंगे इनफाइनाइट से। अब इस पी पॉइंट के लिए आप क्या कहेंगे, हमारा जो स्मॉल आर है वो बराबर किसके होगा, हमारी स्फेरिकल सेल की रेडियस के बराबर होगा ना। हमारा जो आर है वो वेरी कर रहा है इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब आप रख के इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। ये कब आ रहा है, जब हमारा जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर मौजूद हो। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए, जब हमारा जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो। तो इनसाइड किसी पॉइंट के लिए क्या होगा, मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे इस पॉइंट की स्फेरिकल सेल के जो सेंटर से दूरी है वो लेस देन होगी स्फेरिकल सेल की रेडियस से। तो फिर से देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर। हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, है ना। तो पहले हम इसको कहाँ तक लेकर आएंगे, इस स्फेरिकल सेल के सरफेस तक लेकर आएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में हम इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ला रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, हमारा जो यूनिट चार्ज है वो इस इनफाइनाइट से डायरेक्ट उड़कर सीधा यहाँ पी पॉइंट तक तो आया नहीं है ना। इसको हम पहले इस स्फेरिकल सेल के सरफेस तक लेकर गए हैं, फिर इसके सरफेस से इनसाइड पी पॉइंट तक लेकर गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टू पार्ट्स के अंदर है ना। तो जब आप यहाँ जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ई डॉट डी आर वाला, इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। पहला जो हिस्सा होगा उसमें हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस आर दूरी तक ला रहे हैं, यानी कि स्फेरिकल सेल के सरफेस तक ला रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस से इनसाइड पी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, dv। और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, देखिए इनफाइनाइट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है जीरो, और इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं अपना v के बराबर है, ठीक है। और यहाँ अपनी वैल्यू रखते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ अपना आ जाएगा देखिए ई वेक्टर डॉट डी आर। अब दोस्तों हमें सिंपली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है और इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब हम कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि इस वाली दूरी के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हम स्फेरिकल सेल के इनसाइड मूव कर रहे हैं। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो लग रहा है। तो जीरो लग रहा है तो क्या कोई इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये वाली जो टर्म है ये तो अपनी जीरो ही आ गई। क्यों, क्योंकि किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होती है ना। जबकि आप ये वाली टर्म देखोगे तो ये क्या है, हम इनफाइनाइट से इस आर दूरी तक लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि हम इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर ला रहे हैं, और हम जानते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, के क्यू अपॉन आर के बराबर होती है ना। तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के बराबर आ गई, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमारे पास में कोई भी एक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर हमने कोई एक चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक है। इनफाइनाइट से किसी भी एक यूनिट चार्ज को जब हम इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस तरह से पहले तो हम इनफाइनाइट से इस क्यू चार्ज को इस स्फेरिकल सेल के सरफेस तक लेकर आए, है ना। सरफेस पर लाने के बाद में हम इस इनसाइड किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्क है वो टू पार्ट्स में है, एक इसको मैं W1 बोल देता हूँ, इसे हम W2 बोल देते हैं, ठीक है। तो इस क्यू नॉट चार्ज को स्फेरिकल सेल के सरफेस तक लाने में हमारा जो वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सरफेस को मैं VS से डिनोट कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू बराबर है अपनी के क्यू अपॉन आर के बराबर है। अब एक बार चार्ज हमारा इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर आ गया, अब हमें लेकर जाना है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड लेकर जाना है ना। अब हमारा इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो यहाँ पर क्या किसी तरह का फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या कोई वर्क डन होगा, वर्क डन भी नहीं होगा। तो यहाँ स्फेरिकल सेल के सरफेस से जब इस पी पॉइंट तक लेकर जा रहे हो तो जब कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा ना, जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर होगा वही इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर होगा, चाहे अपना वीपी पर देखो या किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो, सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके सरफेस के बराबर ही होगी, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, के क्यू अपॉन आर के बराबर।
तो यहाँ से हमारे पास में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आए हैं। अगर हमारा कोई भी पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो, तो उस पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा? इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन आर के बराबर आएगी। अगर हमारा जो पॉइंट पी है स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो, ठीक है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लगेगा? आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर के बराबर लगेगा। अगर हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम ग्राफ के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं हमारा जो डिस्टेंस है, और वाई डायरेक्शन में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड है, यानी कि आर लेस देन आर है। सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा जो पॉइंट है वो सरफेस पर मौजूद है, यानी कि आर इक्वल टू आर है। एंड थर्ड कंडीशन के अंदर हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, यानी कि आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए हमारा जो v है वो समानुपाती किसके आ रहा है? 1/r के बराबर आ रहा है ना। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और r के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो v है वो समानुपाती 1/r है। ठीक है, जब हमारा r इक्वल टू r है उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म के बराबर है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? अपनी के क्यू अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं। जब हमारा जो पॉइंट है इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए हर कंडीशन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म के बराबर है, यानी कि के क्यू अपॉन आर के बराबर है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।